नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयचलम संस्थान की इस हिंदी कक्षा में। साथियों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले ये आग्रह है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ हिंदी वर्णमाला के विषय में A to Z जितनी भी जानकारी है परीक्षा की दृष्टि से और इस भाषा के ज्ञान की दृष्टि से वो सभी पढ़ाई जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि पूरी सामान्य हिंदी, उसका व्याकरण यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। आइए, हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला से पहले हम लोग हिंदी भाषा, हिंदी एक भाषा है, भाषा क्या है इसके विषय में पढ़ते हैं। तो भाषा मनुष्य जिस माध्यम से अपनी बात दूसरों को समझाता है और दूसरों की बातें स्वयं समझता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा बना कैसे है? यहाँ पर भाष्य धातु, भाष्य धातु में अंग और टाप दो प्रत्यय लगाकर भाषा बना है। भाषा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। हिंदी भाषा में दो ही लिंग हुआ करते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो भाषा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। भाष्य धातु धातु का अभिप्राय है कहना, बोलना। ठीक है, वक्तृता। अब भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो भाषा के तीन प्रकार सामान्य तौर पर होते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा किसको कहते हैं? जब हम मुख से बोलकर अपने विचार, अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं। यहाँ लिखा भी है, आप लिख सकते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बातें सुनकर स्वयं समझते हैं, तब उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बातें पढ़कर समझते हैं, तब उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्राचार, हमारा कोई अपना जब दूर रहा करता था प्राचीन जमाने में, प्राचीन काल में, तब हम लोग अपना समाचार लिखकर उसके पास भेजते थे और उसके द्वारा लिखा गया उसका अपना समाचार हम लोग पढ़कर उसके विषय में जानते थे। तो एक दूसरे को हम लोग पढ़कर ही जानते थे। और वो पढ़ते कैसे थे? क्योंकि वह लिखित भाषा, वहाँ लिखित भाषा हुआ करती थी, लिखकर भेजा जाया करता था पत्र। इस प्रकार भाषा के प्रकार में लिखित भाषा दूसरा भेद हो गया। अब तीसरा भेद क्या है भाषा के प्रकार में, या फिर भाषा का जो भेद है? तो तीसरा है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा को ही राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो जब किसी देश में कोई भाषा व्यापक स्तर पर अर्थात बहुत ही विशाल स्तर पर लिखी, पढ़ी, समझी तथा बोली जाती है, तब उसको राजभाषा कहते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि वहाँ का जो सरकारी कामकाज है वह उसी भाषा में हो। तो इस प्रकार हमारे देश की जो राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये भी प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा को इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है। राजभाषा का दर्जा इसको क्यों दिया गया? क्योंकि सारे उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं वो सब हिंदी भाषी हैं। दक्षिण भारत में भी जो राज्य हैं वे हिंदी भले ही न बोले, ज़्यादा तौर पर बोलते नहीं हैं, किंतु प्रायः वो समझते हैं। ठीक है, इसीलिए इस व्यापकता को देखते हुए, इसके विस्तार को देखते हुए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। तो बोली किसे कहते हैं? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। जैसे अवधी, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि, ये सब बोली हैं, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती हैं। उस क्षेत्र से आप आगे निकल जाएंगे तो वहाँ बोली बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी। लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा निकली है, तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अर्थात लिपि चिन्ह जो है वो उनको देवनागरी यह नाम दिया जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी कहते हैं। व्याकरण, अब व्याकरण किसको कहते हैं? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और संसार के पहले वैयाकरण कौन माने जाते हैं? पाणिनि ऋषि माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अष्टाध्यायी संसार का पहला व्याकरण पर लिखा गया ग्रंथ है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं सामान्य रूप से। वर्ण विचार पहला, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है?
तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वर्ण, वर्ण जिसको वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण जब लिखित रूप में आपके सामने दिखती है, दिखाई दे, तब उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वही जब आप मौखिक रूप से बोलते हैं तब उसको ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की मूल इकाई वर्ण अथवा अक्षर के प्रयोग की जानकारी किसके अंतर्गत होती है? वर्ण विचार के अंतर्गत। जैसे अ आ ई क ख ग घ इत्यादि वर्णमाला में जो भी चीजें हैं। अब शब्द विचार के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है? तो वर्णों के उचित प्रयोग से शब्द रचना करना। जैसे राम, राम शब्द कैसे बना है? देखिए, ये सब वर्ण हैं, ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। तो व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार किया जाएगा। र में हलंत लगा दिया तो ये आधा हो गया। अब यहाँ पर स्वर लिख दिया, फिर म में हलंत लगा दिया तो ये आधा हो गया, इसका स्वर निकलकर बाहर हो गया। तो इस प्रकार वर्णों के उचित प्रयोग से शब्द रचना करना शब्द विचार के अंतर्गत आता है। वाक्य विचार क्या है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दों के उचित मेल से वाक्य रचना करना सिखाया जाता है। जैसे मैं राम हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वह घर आता है। ये सब क्या है? ये सारे शब्द वाक्य हैं। ठीक है, अब आइए, ये जो हिंदी वर्णमाला है ये वर्ण विचार के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आप इसे वर्ण विचार भी कह सकते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से अथवा मौखिक रूप से भाषा की लघुतम, लघुतम का अर्थ है कि सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी अथवा लघुतम मूल तथा व्यक्त इकाई को ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर व्यक्त का अर्थ है स्पष्ट। स्पष्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भी ध्वनि कंठ से निकले उसका कोई अर्थ होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। और मनुष्यों के कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो प्रायः स्पष्ट अथवा व्यक्त होती है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्त अथवा स्पष्ट इकाई कहा गया है। यह ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको मौखिक मौखिक रूप से अथवा उच्चारण करके बोला जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है। और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है, इसको मूल इकाई भी कहा जाता है। और यह ध्वनि कैसी होनी चाहिए? यह ध्वनि व्यक्त, व्यक्त का अर्थ है स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए पशुओं के मुख से, कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसका कोई अर्थ नहीं होता, उससे आप किसी बात को समझते नहीं हैं, इसीलिए उसको निरर्थक कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यक्त इसी कारण से रखा गया है। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई को जब लिखकर कहा जाए तब वह वर्ण कहलाती है। तो ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी अथवा मूल इकाई है, इसको व्यक्त भी कहा जाता है। ध्वनि कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, अव्यक्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाषा के अंतर्गत वो नहीं आएगी। और वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई है, किंतु इसको वर्ण को लिखकर व्यक्त किया जाता है और ध्वनि को बोलकर व्यक्त किया जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है। यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको भी मूल इकाई कहते हैं, इसको भी मूल इकाई कहते हैं भाषा की। बस फर्क क्या है कि ध्वनि को मौखिक रूप से मुख से उच्चारण किया जाता है अथवा बोला जाता है, और वर्ण को लिख करके व्यक्त किया जाता है। तो अक्षर क्या है? अक्षर स्वर और व्यंजन से मिलकर बना ध्वनि का वह रूप जिसके टुकड़े न हो। तो इसका अर्थ है कि यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अक्षर को कुछ लोग वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की पद अथवा शब्द क्या है? भाषा की सार्थक तथा सबसे छोटी इकाई शब्द, शब्द कहलाता है। शब्द को ही पद भी कहते हैं। वाक्य क्या है? तो कई सार्थक पदों अथवा शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। इसका अर्थ है कि शब्द अथवा पद से वाक्य बड़ा होता है। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य वाक्य से छोटा, यह वाक्य से छोटा होता है। अथवा कह दीजिए कि उपवाक्य वाक्य से छोटी इकाई को कहते हैं। अब स्वर, स्वर क्या है? तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ऋषि पतंजलि अपने ग्रंथ महाभाष्य में कहते हैं कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ है कि किसी की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है,
उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। अब व्यंजन क्या है? तो व्यंजन के लिए ऋषि पतंजलि ही कहते हैं कि अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर जो हैं ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, और ये व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। ये व्यंजन वर्ण सदैव स्वर का अनुकरण करते हैं। बिना स्वर के इनका उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे जैसे आपने कह दिया क, क, तो यहाँ पर इस प्रकार का लिखने का अभिप्राय है कि अर्थ है कि इसमें आकार छिपा हुआ है। अब इसके अंदर से, इसका के अंदर से आकार को निकाल दीजिए, तो क्या करिएगा, इसके नीचे हलंत कर दीजिए, और ये जो हलंत कर दिया तो इसके अंदर जो अविद्यमान था ये अलग हो गया। तो क में अ छिपा हुआ है, क में अ छिपा हुआ है। बिना अ की सहायता के इसका उच्चारण मुश्किल होता है। क इस प्रकार बोलेंगे तो देखिए इसका उच्चारण सरल नहीं है ना, इसीलिए अ जब मिल जाएगा तब ये हो जाएगा, इसको आराम से बोल सकते हैं क। ऐसे ही ख, ख कहने का अभिप्राय है कि इसमें भी आकार छिपा हुआ है। अब आकार को अलग कर दीजिएगा, कैसे, इसके नीचे हलंत कर दीजिए और इसके आकार को बगल में लिख दीजिए। अब देखिए आकार इससे निकल गया। अब ये कैसे बोला जाएगा, ख ख ख इस प्रकार से, क्योंकि ये आधा है। ठीक है, हलंत लगा दिया तो इसका अभिप्राय है कि ये आधा है, आधा वर्ण है, और इसका उच्चारण मुश्किल होता है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं बोला जा सकता है, मुश्किल होता है बोलना। कोई शब्द रचना आप नहीं कर सकते हैं बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों से। इसलिए व्यंजन जो होते हैं सदैव स्वरों पर ही निर्भर रहते हैं। इसीलिए यहाँ कहा जाता है, कहा जा रहा है कि अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों का अनुकरण करते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के उच्चारण में अर्थात बोलने में लगने वाले काल अथवा समय की माप को मात्रा कहते हैं। अर्थात समय को मापने वाली नापने वाली इकाई को मात्रा कहते हैं। मात्रा के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जिसको हम लोग छोटी छोटी मात्रा कहते हैं। तो ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है, और ये री की मात्रा है। ये ह्रस्व मात्राएं हैं। दीर्घ मात्राएं कौन कौन सी है? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। प्लुत मात्रा कैसी होती है? तो इसके लिए जैसे 3 लिखते हैं हिंदी में वैसे ही लिखा जाता है। जैसे क के बगल ये प्लुत की मात्रा 3 लिख दिया तो इसका अभिप्राय है कि इसको 3 मात्रा, इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगेगा। जैसे क, इस प्रकार। अब वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को, जिसमें स्वर और व्यंजन शामिल होते हैं, उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है कि वर्णों की माला, वर्णों की माला। अब माला में एक फूल नहीं होते हैं, बहुत सारे फूल मिलकर माला बनाते हैं ना, इसीलिए बहुत सारे वर्णों को मिलकर ये वर्णमाला बनती है, वर्णों की माला। ठीक है, तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित स्वरूप हुआ करता है और इसमें स्वर व्यंजन सभी शामिल होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो हैं, संयुक्त व्यंजन 4 माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। क्षत्रिय वाला क्ष, त्र और ज्ञ, साथ में श्र का भी प्रयोग होता है। तो देखिए ये कैसे बने हैं। यहाँ पर का आधा रहता है और मूर्धन्य शकार पूरा रहेगा। क्षत्रिय वाले क्ष में का आधा होता है और मूर्धन्य शकार पूरा रहता है। इसको मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं।
और त्र कैसे बना है, तो इसमें त आधा है, र पूरा है। ज्ञ कैसे बन रहा है, यहाँ ज आधा है और य पूरा है। स्र कैसे बन रहा है, यहाँ तालव्य शकार आधा है और र पूरा है। इस प्रकार इनसे मिलकर ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। अब आइए पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो स्वरों की संख्या 11 है। ये स्वर लिखे हुए हैं, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कभी भी यदि प्रश्न बने कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 33 है। अब ये 33 व्यंजन जो हैं वो बटे कैसे हैं, यहाँ नीचे लिखा गया है। तो 11 और 33 को यदि जोड़िएगा तो 44 मूल वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अब इनकी संख्या 52 कैसे पहुँचती है, तो 52 इसलिए पहुँचती है क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन 4 हैं उनको भी जोड़ लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए और अयोगवाह 2 हो गए। उत्क्षिप्त अथवा द्विगुण जो व्यंजन है वो 2 हो गए। तो इस प्रकार 2 2 4 4 4 8, इन आठों को भी जब इन 44 में 11 और 33 को जोड़ा 44 हुआ। इस 44 में जब 8 और जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या 52 पहुँच जाती है। अब 33 व्यंजन बटे कैसे हैं, तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ ञ 5 वर्ण आ रहे हैं। यहाँ भी 5 वर्ण आ रहे हैं। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण 5 वर्ण है। त वर्ग में त थ द ध न 5 वर्ण है। प वर्ग में प फ ब भ म 5 वर्ण है। तो 25 25 करके 25 ये स्पर्श वर्ण माने जाते हैं। अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इनका उच्चारण स्थान तालु है, इनका उच्चारण स्थान ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, इनकी संख्या 4 है, य, व, र और ल। ऊष्म व्यंजन जो हैं उनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन जो हैं इनकी संख्या 4 है और हिंदी वर्णमाला में इनका प्रयोग होता है। क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ और श्री वाला श्र। तो इनकी संख्या 4 हो गई। अयोगवाह कितने हैं, तो अयोगवाह 2 हैं। काउंटिंग में 2 ही आते हैं, किंतु एक और अनुनासिक भी जिसको चंद्रबिंदी कहा जाता है उसको भी गिना जाता है, किंतु यहाँ काउंटिंग में सिर्फ 2 को ही गिना जा रहा है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह के अंतर्गत है। अनुस्वार और विसर्ग इन 2 को गिना जाता है, किंतु यदि कभी ये पूछा जाए कि जो चंद्रबिंदु होता है, इसको हिंदी में चंद्रबिंदु कहते हैं, इसका पारिभाषिक नाम अनुनासिक है। ठीक है, यदि इसको पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत आ जाएगा तो ये भी अयोगवाह के ही अंतर्गत आएगा। स्वर संस्कृत भाषा की बात अलग है। संस्कृत भाषा में स्वर अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं, किंतु हिंदी की बात करें हम लोग तो यहाँ पर जो चंद्रबिंदी है इसको अनुनासिक बोला जाता है और यह अयोगवाह के अंतर्गत ही आता है। यद्यपि काउंटिंग में इसको गिना नहीं जाता है, काउंटिंग में सिर्फ गणना में सिर्फ अनुस्वार और विसर्ग को ही गिना जाता है। देखिए अनुस्वार और विसर्ग को गिनकर इनकी संख्या 2 लिख दी गई। उत्क्षिप्त वर्ण अथवा द्विगुण वर्ण किनको कहा जाता है, तो ड और ढ के नीचे जब बिंदी लगा दी जाती है तो इनको उत्क्षिप्त अथवा द्विगुण कहा जाता है। इनका प्रयोग वर्णमाला में होता है, इसलिए शामिल किया गया है। हिंदी की भाषा में इनका प्रयोग होता है, इसलिए वर्णमाला में शामिल किया गया है। जैसे चढ़, पढ़ इत्यादि। चढ़, पढ़, गढ़ और उड़ान। उड़ान तो देखिए वहाँ पर ड़ आ रहा है और पढ़ में ढ़ आ रहा है, तो हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है, इनकी आवश्यकता है, इसीलिए इनको वर्णमाला में शामिल किया गया है। इसका भी प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, जैसे दांत, दांत इस प्रकार बोला जा रहा है। तो यहाँ यदि इसको न लगाया जाए, कुछ लोग अनुस्वार केवल लगाकर काम चला लेते हैं, किंतु
शुद्ध हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ अनुनासिक अथवा चंद्रबिंदी लगनी चाहिए, दांत, गांव इत्यादि। तो हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है। इसलिए यदि कभी ऐसा पूछा जाए कि ये स्वर के अंतर्गत आएगा कि व्यंजन के अंतर्गत आएगा और अयोगवाह भी विकल्प में रहे तो आप लगाइए अयोगवाह के अंतर्गत आएगा। अब ध्वनियों का वर्गीकरण, इनके वर्गीकरण का आधार क्या है? ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, तो ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार 3 है। श्रवणीयता के आधार पर, श्रवणीयता के आधार पर भी 3 भाग भेद होते हैं इसके, स्वर, अंतस्थ और व्यंजन। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। अंतस्थ कितने हैं? 4, य व र ल। और व्यंजन कितने हैं? 33। जो मूल व्यंजन है उनकी बात की जा रही है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया जाता है और उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में आप लोग अयोगवाह यह नाम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? योग न होने पर भी जो साथ रहे वही अयोगवाह है। अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 वर्ण अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। कुछ विद्वान जो चंद्रबिंदी होती है, चंद्रबिंदी अथवा अनुनासिक को भी अयोगवाह के अंतर्गत मानते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों में इसकी काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग केवल अनुस्वार और विसर्ग की होती है। इसमें अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क क्या है? तो अनुस्वार जो है यह नासिका से, नासिका का अधिक जब इसका उच्चारण करते हैं तो नासिका से प्राणवायु अधिक निकलती है और मुख से अत्यंत ही अल्प मात्रा में निकलती है। और अनुनासिक का जब उच्चारण करते हैं तो मुख नासिका दोनों से ही प्राणवायु निकलती है। यही दोनों में फर्क है। अब इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? तो इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये स्वर न तो स्वर हैं और न व्यंजन, अर्थात इनको स्वर भी नहीं कहा जा सकता और व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वरों के सहारे चलते हैं, बिना स्वरों के सहारे नहीं चल सकते हैं तथा सदैव स्वरों के बाद ही आया करते हैं। अब उपयोग की दृष्टि से देखें तो इनका उपयोग, इन दोनों का ही उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। इसीलिए इसी कारण से इन दोनों को नाम दे दिया गया अयोगवाह। अब उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान उन स्थानों को कहते हैं कि जब फेफड़ों से निकलकर प्राणवायु, प्राणवायु जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर जाती है, अशुद्ध वायु निकलती है और शुद्ध वायु हम लोग वातावरण से लेते हैं, तो उसको प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु जहाँ अवरुद्ध अथवा बाधित होकर ध्वनि बनाती है, वाग यंत्र का वह स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। तो ये हो गई उच्चारण स्थान की परिभाषा। उच्चारण स्थान किनको कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब प्रयत्न क्या है? तो किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुख विवर से लेकर कंठ तक जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में प्रयत्नों को बांटा गया है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से देखें तो आभ्यंतर प्रयत्न के 8 भेद होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 4 भेद होते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ है कि जब कोई वर्ण उच्चारण करते हैं हम लोग तो मुख के अंदर जो क्रिया होती है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो मुख के अंदर प्रयास होता है, वाणी बाहर आने से पहले मुख के अंदर जो प्रयास होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न किनको कहते हैं? बाह्य प्रयत्न का अभिप्राय ये नहीं है कि मुख के बाहर नहीं, ये भी होता है अंदर ही। तो फेफड़ों में, श्वास नलिका में और वाग यंत्र में जो क्रिया होती है किसी वर्ण के उच्चारण में उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से ये विभाजन है। आभ्यंतर प्रयत्न 8 भागों में होता है और बाह्य प्रयत्न जो है वो 4 भागों में बटा है। तो साथियों, अब हम लोग पूरी हिंदी वर्णमाला का अध्ययन उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे। वर्णमाला कहने का अर्थ है कि स्वर और व्यंजन सभी का वर्गीकरण उच्चारण स्थान की दृष्टि से कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे। फिर अलग अलग स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार होता है वह भी पढ़ेंगे। और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से कैसे किया जाता है उसको भी पढ़ेंगे। तो पहले आइए समग्र हिंदी वर्णमाला
को उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्ट बना है, सारे उच्चारण स्थान चित्र बनाकर दिए गए हैं, इससे समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ नासिक लिखा है, नासिक नासिका का ये स्थान है, चित्र में दिख रहा है, नासिका का ये स्थान है। तो नासिक अथवा नासिका से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कौन से हैं? अंग, इञ, अड़, न, म। तो इसका अर्थ है कि जो स्पर्श वर्ण 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, क वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा है, च वर्ग का अंतिम वर्ण इया है, और ट वर्ग का अंतिम वर्ण अड़ा है, त वर्ग का अंतिम वर्ण न है, तथा प वर्ग का अंतिम वर्ण म है। तो इनका उच्चारण नासिका से होता है। इसी प्रकार जो अनुस्वार है तथा अनुनासिक चंद्र बिंदी, उनका भी उच्चारण, उन दोनों का भी उच्चारण यहीं से होता है। अब दंतमूल, दंतमूल से हिंदी वर्णमाला की किन किन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है? तो दंतमूल कहने का अर्थ है कि जहाँ से दांत प्रारंभ होता है, दांत के एकदम मसूड़ों के पास से जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जिह्वा स्पर्श करती है, छूती है, वे वर्ण है न। न देखिए उच्चारण करिए, न न। दंत के मूल को, जहाँ से दांत निकलता है उसके मसूड़ों को जिह्वा छू रही है, न। इसी प्रकार स, र, ल। तो दंत मूल को छूने वाली हिंदी वर्णमाला की ध्वनियां हैं न, स, र, ल। कुछ लोग केवल र और ल को ही दंत मूल अथवा वर्ष के रूप में लिखते हैं, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो न, स, र और ल, इन चारों को ही दंत मूल या वर्ष्य व्यंजन कहा गया है। अब दांत से विशुद्ध रूप से दांत से किनका उच्चारण होता है? तो पूरा जो त वर्ग है, त वर्ग कहने का अर्थ है कि त, थ, द, ध, न। तो इसमें 5 वर्ण आएंगे, और इसके अलावा स तथा ल, स तथा ल, इनका भी उच्चारण दांत से होता है। तो ये दंत वर्ण कहे जाते हैं। इस सकार को, सादे वाले स को, इसीलिए दंती स कहा जाता है। तो पूरा त वर्ग हो गया, त, थ, द, ध, न, 5 हो गए। सादा वाला स हो गया 6, और ल 7 वर्ण दंत से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। अब दांत तथा ओंठ के सहयोग से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो दांत और ओंठ के सहयोग से व बोला जाता है। देखिए दांत और ओंठ से चित्र में दिखाया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार ओष्ठ से, दोनों ओठों को मिला के, कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको द्वयोष्ठ कहते हैं, अर्थात दोनों ओठ जिन वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त होते हैं उनको द्वयोष्ठ अथवा ओष्ठ वर्ग कहा जाता है। तो ओठों से किनका उच्चारण होता है? पूरे प वर्ग का। पा देखिए, पा, फा, बा, भा, दोनों ही ओठ लग रहे हैं ना उच्चारण करने में। पा, फ, ब, भ, मा। और इसके पश्चात जो स्वर हैं वह छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण ओठों की सहायता से, दोनों ही ओठों की सहायता से होता है। इसके बाद देखिए कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोली जाने वाली जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो हैं ओ, औ। और अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया हुआ ये आगत स्वर जो है औ, इसको भी औ बोला जाता है। जैसे यहाँ पर औ बोला जा रहा है, वैसे ही इसको भी औ बोला जाता है। अब कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं? तो कंठ से छोटा अ, बड़ा अ और सारा क वर्ग का अर्थ है कि क, ख, ग, घ, अंगा। इसके पश्चात ह और विसर्ग, ये दोनों ध्वनियाँ भी कंठ से बोली जाती हैं। तो ये 2 वर्ण हो गए, 5, 2, 7, 8 और 9 वर्ण जो है कंठ से बोले जाते हैं। कंठ और तालु से किनका उच्चारण होता है? देखिए कंठ और तालु से किनका उच्चारण होता है? तो ए और ऐ का उच्चारण कंठ तथा तालु से होता है। इसके बाद केवल तालु से अथवा तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई और सारा च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, इया, य और श, जिसको आप शलजम वाला श बोलते हैं, वह श तालव्य है। तो छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, ये 5 वर्ण, य और श। 5, 2, 7, 2, 9 वर्ण भी
तालव्य अथवा तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा से कौन कौन बोले जाते हैं? तो मूर्धा अथवा मूर्धन, मूर्धा को ही, जो मूर्धा से वर्ण बोले जाते हैं उनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो री, ऋषि वाला री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा, ये 5 हो गए। और ये षटकोण वाला श, खटकोण, उसको हिंदी में खटकोण भी कहते हैं, षटकोण भी कहते हैं। तो खटकोण अथवा षटकोण वाला श हो गया। और ऋषि वाला री, ट वर्ग, 5 2 7, 7 वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, इनको मूर्धन्य कहा जाता है। अब देखिए इधर लिखा भी है, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण वर्णमाला में जितनी ध्वनियां हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से लिखा भी गया है सबको। तो काकल ध्वनियां कौन कौन कही जाती हैं? ह और विसर्ग को काकल ध्वनियां कहा जाता है। कंठ ध्वनि किनको कहा जाता है? तो छोटा अ, बड़ा अ, क ख ग घ अंगा, ह और विसर्ग को कंठ ध्वनियां कहा जाता है। यहाँ भी चार्ट पूरा वही दिया है, इधर भी चित्र बना के दिखाया गया है, और यहाँ ऐसे ही समग्र रूप से नंबर डाल के दिया गया है। तो देखिए 11 उच्चारण स्थान हैं, पूरी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 11 उच्चारण स्थान हैं। काकल ध्वनियाँ हो गई ह और विसर्ग, कंठ ध्वनियाँ हो गई छोटा अ, बड़ा अ, क ख ग घ अंगा, ह और विसर्ग। तालव्य अथवा तालु से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ इयाँ और श, शलजम वाला श। मूर्धा से बोली जाने वाले मूर्धन्य वर्ण हैं ऋषि वाला री, ट ठ ड ढ आड़ा और षटकोण वाला श। वर्त्स्य से बोली जाने वाली ध्वनियाँ कितनी हैं? 4 हैं। भाषा विज्ञान में 4 माना जाता है। कुछ लोग र और ल को ही मानते हैं, केवल र और ल को शामिल करते हैं, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये चारों ध्वनियाँ ही वर्ष से बोली जाती हैं, अर्थात इनको क्या कहा जाता है? दंत मूल। तो न, स, र और ल। अब दंतव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो पूरा तवर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स। ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं छोटा उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, म। नासिका से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं अंग, इय, अड़, न, म। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक जिसको आप चंद्रबिंदी कहते हैं। कंठ और ताल को मिलाकर बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं ए और ऐ। कंठ और ओष्ठ को मिलाकर बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं ओ और औ। तो दांत और ओंठ से मिलाकर बोली जाने वाली एक ही ध्वनि है वकार, व। इस प्रकार समग्र हिंदी वर्णमाला का, पूरी हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये हम लोगों ने चित्र बनाकर भी पढ़ लिया और इस प्रकार नंबर डालकर भी उनको पढ़ लिया है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किन आधारों पर किया जाता है, एक एक चीज पॉइंट पॉइंट करके पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। परीक्षा में कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, इस दृष्टि से विस्तार से पढ़ाया जाएगा यहाँ। तो स्वरों का वर्गीकरण, इनके वर्गीकरण का जो आधार है, देखिए 4 आधार हैं। एक आधार और है अनुनासिक के आधार पर, किंतु हिंदी में उसका प्रयोग प्रायः कम होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण का आधार है वह मुख्य 4 है। मात्रा के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, और तीसरा है जिह्वा की स्थिति के आधार पर, चौथा है ओष्ठों की आकृति के आधार पर, अर्थात कोई भी वर्ण, स्वर वर्ण बोलते समय ओठ जो आकृति धारण करता है, आकार बनाता है, उस आकार के आधार पर। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किन्हें कहा जाता है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से हैं? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन है? ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। यह मात्रा उच्चारण के काल अथवा माप को बताती है, इसीलिए
यहाँ एक मात्रा का समय लगता है, यहाँ दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात इससे ह्रस्व स्वर का उच्चारण जब हम लोग करते हैं इससे दुगना समय इसमें लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इसी प्रकार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है, जैसे ओम, इस प्रकार। तो प्लुत स्वर को लिखने के लिए ऐसे 3 का अक्षर बनाया जाता है, 3 बना दिया जाता है, जैसे र लिख दिया और यहाँ पर प्लुत स्वर का चिन्ह लगा दिया और मा लिख दिया। तो इसका अर्थ है कि जब हम राम को बुला रहे हैं तो राम को पहले खूब खींच रहे हैं, रा, इस प्रकार। किसी को बुलाने में और संगीत के आलाप में जब गायक आलाप लेते हैं तब इस मात्रा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है भाषा में प्रयोग होता है, इसीलिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ये निरर्थक नहीं है, प्लुत स्वर निरर्थक नहीं है, प्रयोग होता है, कम होता है, इसीलिए इनको शामिल किया गया है। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इस प्रकार ए, ऐ, ओ, औ ये 4 स्वर संध्यक्षर कहे जाते हैं। ए, ऐ, ओ और औ ये 4 स्वर, इनका नाम संध्यक्षर है। संध्यक्षर क्यों है? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, आ प्लस उ बराबर ओ। अब इसी प्रकार आ प्लस ए बराबर आई, इसी प्रकार आ प्लस ओ बराबर आओ। तो 2 स्वरों के मेल से बन रहे हैं, संधि हो रही है, इसीलिए इनको, इन चारों को ए, ऐ, ओ, औ को संध्यक्षर कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ लेते हैं, फिर अब तक विभिन्न परीक्षाओं में वर्णमाला से जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सब का कलेक्शन आप लोगों को दिया जाएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। इनके नाम है विवृत, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। अर्धविवृत, अर्धविवृत का अर्थ है आधा खुला हुआ। संवृत, संवृत का अर्थ है अत्यंत ही संकरा। अर्धसंवृत का अर्थ है कि आधा संकरा। तो विवृत स्वर कौन माना जाता है? आ। बड़ा आ जो है, आ से आम, वह विवृत स्वर माना जाता है। इसका उच्चारण जब आप करते हैं तो आ, देखिए मुख खुल गया ना, तो इस कारण इसको विवृत स्वर माना जाता है। अर्धविवृत किनको माना जाता है? तो छोटा अ, आई, आओ और अंग्रेजी से आया हुआ जो आगत स्वर है ये अर्धविवृत हैं। संवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ। अर्धसंवृत स्वर कौन कौन माने जाते हैं? तो ए और ओ अर्धसंवृत माने जाते हैं। यहाँ ये आगत स्वर माना जाता है। मात्रा के आधार पर स्वरों को, उस आगत स्वर को भी ले ले तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और आगत स्वर। तो अंग्रेजी से एक ही स्वर आया है आगत, इसको आगत स्वर कहा जाता है। तो मात्रा के आधार पर 4 भागों में 4 भेद इसके हो सकते हैं। अब आइए जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में कौन कौन आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ अग्रस्वर माने जाते हैं। मध्य स्वर में कौन आता है? तो मध्य स्वर में केवल अकेला अ आता है। पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ, बड़ा आ और अंग्रेजी से आया हुआ आगत स्वर, ये भी पश्च स्वर में ही आएगा। ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र, अग्र का अर्थ है कि जिह्वा के आगे वाला भाग, मध्य का अर्थ है कि जिह्वा के बीच का भाग और पश्च का अर्थ है कि
मध्य के आगे अर्थात पीछे का भाग, जिह्वा के पीछे का भाग। अब हम लोग ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का अध्ययन करते हैं। तो ओष्ठों की आकृति अथवा ओष्ठाकृति के आधार पर कुछ भाषा वैज्ञानिक स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं और कुछ भाषा वैज्ञानिक केवल 2 भागों में, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, इनमें बांटते हैं, 2 भागों में। और कुछ भाषा वैज्ञानिक इनको 3 भागों में बांटते हैं। तो प्रसिद्ध का अर्थ है कि ओठ, किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब हमारे दोनों ओष्ठ सामान्य अवस्था में रहते हुए खुले रहते हैं, तब उसको प्रसिद्ध कहा जाता है। जैसे अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, अ, ई, ऐ। तो ओष्ठ देखिए सामान्य अवस्था में है और खुले भी हैं। अब वर्तुल, वर्तुल का अर्थ है कि गोलाकार, जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए हमारे ओष्ठों का आकार गोलाकार हो जाता है, उनको वर्तुल कहा जाता है। जैसे ऊ, देखिए दोनों होठ मिलकर गोलाकार, गोल स्थिति बना लेते हैं, अपने अपने आकृति को, आकार को वर्तुल, गोलाकार बना लिया। इसीलिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वर्तुल ऊ, 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 ओ, औ। अंग्रेजी का जो आगत स्वर है यह भी वर्तुल के अंतर्गत ही आएगा। अब अर्धवर्तुल का अर्थ है कि आधा गोलाकार, जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए हमारे ओष्ठ आधा गोला बनाते हैं उनको अर्धवर्तुल कहते हैं। जैसे आ, देखिए खुला भी है और आधा गोला भी बना रहा है ओठों का आकार, दोनों ओठ अर्धगोलाकार बन रहे हैं। आ। अब जो अन्य भाषा वैज्ञानिक है स्वरों का वर्गीकरण वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी इन 2 भागों में करते हैं। तो उनके अनुसार वृत्तमुखी का अर्थ है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा गोलाकार बनाती है। देखिए ऊ, ओ, आओ। और अंग्रेजी का जो आगत स्वर है वो औ, इसको भी औ ही बोलते हैं। अवृत्तमुखी का अर्थ है कि जब जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए हमारे ओष्ठ सामान्य अवस्था में रहते हैं, सामान्य अवस्था में रहते हुए खुले रहते हैं, खुले अवश्य रहेंगे। तो आ, देखिए अ का उच्चारण जब कर रहे हैं तो ओष्ठ हमारे खुले हैं सामान्य अवस्था में, किंतु आ का उच्चारण किया तो आ, देखिए ज़्यादा खोलना पड़ा आ। इसीलिए जो भाषा वैज्ञानिक इसको अर्धवर्तुल कहते हैं वो गलत नहीं है। तो आ, ई, ऐ ये अवृत्तमुखी माने जाते हैं अन्य भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार। तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। और जो अन्य भाषा वैज्ञानिक 3 भागों में ओष्ठाकृति के आधार पर बांटते हैं वो ये है, प्रसिद्ध, वर्तुल और अर्धवर्तुल। दोनों ही लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो पहले के भाषा वैज्ञानिक हैं वो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। अब वर्तमान में जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो केवल 2 ही भागों में ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को बांटते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब जातीयता के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जातीयता के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। तो जातीयता के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ। विजातीय कौन कौन से स्वर हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ। ये विजातीय क्यों है? क्योंकि ये संध्यक्षर हैं, 2 स्वरों के योग से संधि होने के कारण बने हैं, इसलिए ये विजातीय हैं। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि संध्यक्षर कौन कौन से हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर हैं ये 4 स्वर हैं, इन्हें संध्यक्षर कहा जाता है। ए कैसे बना है? तो अ प्लस ई से मिलकर ए बना है और अ प्लस ई से मिलकर ए बना है। इसी प्रकार अ प्लस ए से मिलकर आई बना है, अ प्लस उ से मिलकर ओ बना है और अ प्लस ओ से मिलकर औ बना है, इसीलिए इनको संध्यक्षर कहा जाता है। अब हम लोग हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन है, व्यंजन वर्णों का
स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अब हम लोग हिंदी वर्णमाला में जो 33 मूल व्यंजन है, इनका अध्ययन स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से करेंगे। स्थान की दृष्टि से जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, उनको मोटा मोटा 8 भागों में बांटा जाता है। यदि काकल्य को और जिह्वा मूली को हटा दिया जाए, तब 6 ही वर्गीकरण होगा स्थान की दृष्टि से। काकल्य को हटा दिया जाए कैसे? जैसे कंठ में ही हकार और विसर्ग भी आ रहा है। और ये जो जिह्वा मूली वर्गीकरण किया जा रहा है, ये विदेशी भाषाओं के लिए है। अरबी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में क ख ग, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ, डॉट लगा हुआ रहता है। इनके उच्चारण का तरीका अलग होता है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ हैं जो हिंदी भाषा में आ गई हैं। तो काकल्य ध्वनियाँ कौन कही जाती हैं? हकार और विसर्ग। कंठ ध्वनियाँ सारे क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा ह और विसर्ग आते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हकार और विसर्ग का पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो इनका उच्चारण स्थान काकल्य है। काकल्य कंठ के पास वाला स्थान ही है। तालव्य अथवा तालु से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है, उनमें च वर्ग है। च वर्ग यकार और श, य और श। तो च वर्ग में च छ ज झ ञ य और श, शलीफा वाला श आएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन है? मूर्धन्य मूर्धा से किन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है? तो ट वर्ग। ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ आड़ा र और षटकोण वाला श अथवा खटकोण वाला ख, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य व्यंजन वर्ण। अब वर्ष्य व्यंजन वर्ण किनको कहा जाता है? वर्ष का अर्थ है दंत मूल, दांत के मूल भाग। दंत मूल ध्वनियां हैं ये। कौन? न, न देखिए न कहाँ छू रहा है जिह्वा के? जहाँ दांत का मसूड़ा है ऊपर। न, स, र और ल, ये वर्ष ध्वनियाँ कही जाती हैं। इनको वर्ष को दंतमूल भी कहते हैं। अब दंत्य ध्वनियाँ अर्थात दंतव्य ध्वनियाँ कौन है? तो पूरा त वर्ग। त वर्ग अर्थात त थ द ध न, 5 वर्ण आएंगे। ल और स, सादा वाला जो स है, सरौता वाला, ये दंतव्य हैं। तो 5, 6, 7 ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं, व्यंजन वर्ण, ये दंती हैं, दांत से इनका उच्चारण होता है। वर्ष अथवा दंतमूल से 4 व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। मूर्धा से 7, इसी प्रकार तालव्य से, तालु से 7, कंठ से भी 7 वर्ण है। काकल्य से 2 वर्ण, हक और विसर्ग। अब ओष्ठ्य, तो ओठों से, दोनों ओठों का सहयोग लेकर दोनों ओठों से कौन से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं? तो पूरा प वर्ग, प फ ब भ म। देखिए दोनों ही ओष्ठों की जरूरत पड़े, प फ ब भ। यदि दोनों ओठ परस्पर मिले ना, तो इस वर्ग का उच्चारण नहीं हो सकता है, इसीलिए इनको ओष्ठ्य वर्ग में रखा गया है। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय विदेशी भाषा, अरबी भाषा से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, जो वर्ण हिंदी में आ गए हैं, जिह्वा मूलीय में विदेशी भाषा, विदेशी ये अरबी भाषा है, अरब देश से आई है, और हिंदी में ये वर्ण प्रयोग होते हैं। इनके नीचे नुक्ता, ये जो डाट है इसको नुक्ता कहते हैं। तो क ख ग, इनके नीचे नुक्ता लग जाए तब ये अरबी भाषा के वर्ण हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। इनको बोलेंगे कैसे? क ख ग, इस प्रकार देखिए। जिह्वा का जो मूल भाग है, उसी से इनका उच्चारण, उसके सहयोग के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता। क ख ग, इस प्रकार। तो ये हो गया स्थान की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम लोग प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रयत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो पहले हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों को कैसे बांटा गया है ये पढ़ेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ है कि वर्ण के उच्चारण के समय, व्यंजनों के उच्चारण के समय जो प्रयास मुख के अंदर होता है, जो प्रयत्न मुख के अंदर होता है।
और यहाँ पे बाह्य प्रयत्न का अर्थ है कि वाग यंत्र और श्वास नलिका इत्यादि में जो प्रयत्न किया जाता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। वाग यंत्र और श्वास नलिका, या फिर कह दीजिए कि जो वाग यंत्र होता है उनमें। तो आइए आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्पर्श, स्पर्श के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जिह्वा इनके उच्चारण स्थानों को भी छूती है तब उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। क वर्ग, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। पचम 25। इस प्रकार स्पर्श वर्ण जो हैं वो 25 हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इं, ट वर्ग में ट ठ ड ढ आड़ा, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। स्पर्श अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि उच्चारण स्थानों को जब जिह्वा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण स्थानों को भी छूती है, पूरी तरह से स्पर्श करती है, तब वे स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। और स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। अब स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कितने हैं? कौन कौन से वर्ण हैं व्यंजन में? तो च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्षी माने जाते हैं। स्पर्श स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जा रहा है? कि जब उच्चारण स्थानों का स्पर्श इन वर्णों को बोलते समय जिह्वा क्या करती है? उच्चारण स्थानों को स्पर्श तो करती है, साथ ही श्वास में कुछ घर्षण, रगड़ होती है। रगड़ भी, हल्का सा रगड़ भी खाती है, तब स्पर्श संघर्षी वर्ण निकलते हैं। तो च, छ, च वर्ग के अंतर्गत ये आएगा। च, छ पहला और दूसरा वर्ण, च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण च, छ, और तीसरा तथा चौथा वर्ण ज, झ, च, छ, ज, झ। तो ये चारों ही वर्ण च वर्ग के हैं। ये च, छ, ज, झ, च वर्ग के 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी कहे जाते हैं। जिह्वा इनके उच्चारण के समय इनके उच्चारण स्थानों, तालु अर्थात उच्चारण, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो उच्चारण स्थान अर्थात तालु को स्पर्श करती हुई जो हवा है, प्राणवायु है, श्वास है, वो थोड़ा सा हल्का सा रगड़ खाती है, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी हैं। यहाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इनका उच्चारण स्थान यदि लिखें तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संघर्षी व्यंजन श, श, स, ह और विसर्ग, ये संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी क्यों कहा जा रहा है? जब इनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु का मार्ग है उसको जिह्वा द्वारा अत्यंत, जीभ के द्वारा अत्यंत संकीर्ण, संकीर्ण अर्थात सकरा कर दिया जाता है, तब क्या होता है? हवा जो है वो रगड़ खाती हुई सर्प, सर्पाकार में, सर्प की तरह शीतकार करती हुई बाहर आती है। देखिए, श, 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 ह, अह, अह इसको बोला जाता है, ह की तरह इसको बोला जाता है, और ये स्वर के बाद आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में ही प्रयोग होता है। अयोगवाह के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा ना, अयोगवाह के अंतर्गत विसर्ग और अनुस्वार आते हैं, तो ये अयोगवाह है। तो ये कैसे हैं, कैसे व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। संघर्ष जब वायु जिह्वा के द्वारा प्राणवायु का जो रास्ता है, मार्ग है, उसको अत्यंत सकरा कर दिया जाता है, संकीर्ण कर दिया जाता है, तो जिह्वा की ऐसी स्थिति के कारण हवा जो है, प्राणवायु जो है, वह सर्प की तरह शीतकार करती हुई, रगड़ खाती हुई बाहर आती है। तो इसलिए देखिए, श, 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 स, ह, ह। अब पार्श्विक व्यंजन किनको कहा जाता है? तो पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि जिह्वा, जिह्वा की जो नोक है वो मूर्धा को छूती है। इनका उच्चारण, ल का उच्चारण करते समय जिह्वा
की नोक मूर्धा को छूती है और जो हवा है, प्राणवायु है, वो जिह्वा के दोनों किनारों से, पार्श्व पार्श्व माने किनारा, दोनों किनारों से निकल जाती है। इसलिए ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। देखिए ला ला ला, जिह्वा की जो नोक है वो मूर्धा को जाकर छूती है और हवा जिह्वा के दोनों किनारों से निकल जाती है। अब लुंठित अथवा तोड़ित व्यंजन किसको कहा जाता है? तो र को लुंठित अथवा तोड़ित व्यंजन कहा जाता है। ऐसा क्यों? लुंठित किसको कहते हैं अथवा तोड़ित किसको कहते हैं? तो जब जिह्वा की नोक गोल, जिह्वा की नोक बेलन की तरह लपेट कर, बेलन की तरह लपेट खाती हुई लपेट खाती हुई तालू को छूती है, तालू को छूती है और जिह्वा की जो नोक होती है वह दंत मूल पर बार बार ठोकर मारती है। तब इस स्थिति में र का उच्चारण होता है, र। देखिए र। जिह्वा जो है वो बेलन की तरह लपेट खाती है और लपेट खाकर वो तालू को छूती है जाकर, ठीक है, और उसकी जो नोक है वह दंत मूल पर ठोकर मारती है, र। देखिए र उच्चारण करिए। अब उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऊपर फेंकना, ऊपर फेंकना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? यहाँ पर इन दोनों वर्णों के उच्चारण के समय, इन दोनों व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा झटके से ताल के किसी भाग को छूकर हट जाती है। जैसे ड़ ढ़, देखिए झटके से ताल के किसी भाग को छूती है और तुरंत ही हट जाती है, ड़ ढ़। अब अर्धस्वर अथवा अंतस्थ, अर्धस्वर को ही अंतस्थ भी कहा जाता है। तो अर्धस्वर य और व माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये न तो इनका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थान को न तो छूती है, पूरी तरह से स्पर्श करती है, और न स्वर के जैसा इनका पार्थक्य है। इसलिए स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होने के कारण और विकल्प के रूप में स्वर के स्थान पर प्रयोग होने के कारण य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे आए, आये। देखिए यहाँ पर ए स्वर आ रहा है, स्वर न लगा के इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, आई अथवा आई। कुआं अथवा कुआं। यहाँ आकार के स्थान पर व का प्रयोग किया जा रहा है, आ की मात्रा लगकर व का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए देखिए आ के स्थान पर व का प्रयोग हो रहा है, यहाँ ई के स्थान पर या में बड़ी की मात्रा लगकर प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए स्वर के स्थान पर विकल्प के रूप में इनका प्रयोग होता है। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होने के कारण य और व को अर्धस्वर माना जाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन है? तो वर्गों के जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका जो अंतिम वर्ण है अंगा, क वर्ग में अंगा, च वर्ग में इया, ट वर्ग में अड़ा, त वर्ग में न और प वर्ग में म। साथ में जो अनुस्वार है, बिंदी जिसको कहते हैं, बिंदी अथवा अनुस्वार, और जो चंद्रबिंदी है, चंद्रबिंदी को अनुनासिक, इन सब को अनुनासिक कहा जाता है। वर्गों के अंतिम वर्ण, तो वर्गों के अंतिम 5 वर्ण, अनुस्वार और जो चंद्रबिंदी है, इन सब को सम्मिलित रूप से अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वो मुख और नासिका दोनों से ही निकलती है। अब आइए बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत घोष, घोष गूंज को कहते हैं, गूंज को ही नाद भी कहते हैं। तो घोष अथवा गूंज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो घोष के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन और घोष अथवा सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजनों के अंतर्गत, अघोष का अर्थ है कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए गूंज, मुख में किसी प्रकार की गूंज नहीं होती है। तो वर्गों के प्रथम वर्ण है क, च, ट, त, प, और वर्गों के द्वितीय वर्ण है, क वर्ग का दूसरा वर्ण देखिए ख है, च वर्ग का दूसरा वर्ण छ, ट वर्ग का दूसरा वर्ण ठ है, त वर्ग का दूसरा वर्ण थ है और प
प वर्ग का दूसरा वर्ण फ है। तो वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों सकार। तो 5, 5 10 और 3 13 अघोष के अंतर्गत 13 व्यंजन आते हैं। अब घोष अथवा सघोष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सारे स्वर वर्ण जो हैं वो घोष अथवा सघोष कहे जाते हैं। और व्यंजनों में वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण घोष अथवा सघोष है। और इसके साथ ही अंतस्थ में य, व, र, ल, ये 4 और ह 5। तो इनमें संख्या कितनी हो जाएगी? तो 31 वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों को ही मिला के घोष अथवा सघोष होते हैं। इनमें 20 व्यंजन वर्ण हैं और 11 स्वर वर्ण हैं। ठीक है। घोष का अर्थ है इनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर घोष अथवा गूंज होती है, हुआ करती है। जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ऐसे य व र ल ह ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ। देखिए वर्गों का ये ग ज ड द प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा वर्ण है यहाँ पर, और प्रत्येक वर्ग का यहाँ पर चौथा वर्ण है। क वर्ग का चौथा वर्ण घ है, च वर्ग का चौथा वर्ण झ है, ट वर्ग का चौथा वर्ण ढ है, त वर्ग का चौथा वर्ण ध है और प वर्ग का चौथा वर्ण भ है। अब ये हैं वर्गों के जो 5 वर्ग होते हैं, वर्गों के 5वें वर्ण अंग, इं, अण, न, म। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन को मिलाकर घोष अथवा सघोष 31 वर्ण होते हैं। और अघोष गूंज न होने पर, जिनका उच्चारण करते समय गूंज नहीं होती, मुख में गूंज नहीं होती है, उनकी संख्या 13 है। वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों सकार। अब प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और चारों अंतस्थ वर्ण आते हैं। अल्प प्राण का अभिप्राय है कि अर्थ है कि जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम हवा की आवश्यकता हुआ करती है, कम श्वास अथवा प्राणवायु लगती है। तो वर्गों के प्रथम वर्ण है क, च, ट, त, प। और वर्गों के तृतीय वर्ण है ग, ज, ड, द, ब। वर्गों के पंचम वर्ण है अंग, इं, अण, न, म। और अंतस्थ वर्ण चारों य, व, र, ल। ये अल्प प्राण माने जाते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में कम प्राणवायु अथवा कम हवा लगती है, कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है। अब महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं? तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनका अर्थ है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हुआ करती है, उनको महाप्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। तो ऊष्म वर्ण, चारों ऊष्म वर्ण श, श, स, ह। देखिए श कैसे, किस प्रकार हवा संघर्ष करते हुए और अधिक मात्रा में निकल रही है। ऊष्म का अर्थ ही है गर्म। ऊष्म, यहाँ पर ऊष्म वर्ण, ऊष्म का अर्थ है गर्म। ऊष्म का अर्थ है गर्म। ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते हुए, जब हम उच्चारण करते हैं तो अधिक प्राणवायु लगती है और संघर्ष होने के कारण जो हवा है, प्राणवायु जो है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण ही इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऐसे ही महाप्राण के अंतर्गत वर्गों के द्वितीय ख, छ, ठ, थ, फ और वर्गों के चतुर्थ वर्ण घ, झ, ढ। देखिए ढ, ध, भ अधिक वायु लग रही है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए ये 5, 5, 4, 5, 5, 10 और 4, 14, ये 14 वर्ण व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं ये महाप्राण हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14 व्यंजन महाप्राण माने जाते हैं। इनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु अथवा श्वास की आवश्यकता पड़ती है। अब अल्प प्राण के अंतर्गत कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं?
काउंटिंग की दृष्टि से देखें तो 19। तो अल्प प्राण 19 व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं और महाप्राण के अंतर्गत 14 व्यंजन ध्वनियाँ हुआ करती हैं। तो इस प्रकार साथियों, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम लोगों ने A to Z सब चीज़, जो भी चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उन सब का यहाँ पर विस्तार से अध्ययन किया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। और यदि आपकी कोई वर्णमाला संबंधी, हिंदी व्याकरण संबंधी कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।